नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो ज्योग्राफी है उसका पार्ट 1 का चैप्टर 2 के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में चर्चा की हुई है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन चैप्टर 2 से बिहार बोर्ड में पिछले 10 सालों में कैसा पूछा गया और किस प्रकार से पूछेंगे और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं और पिछले 10 सालों में किस ईयर में कितना क्वेश्चन इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं, वो क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन है जिनको पूछा गया है और उनका मॉडल आंसर क्या लिख सकते हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। जैसे क्लास से स्टार्ट करते हैं, आपके सामने एक कोटेशन होता है कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जी हाँ, अगर आप अभी अपने आप में छोटे छोटे चेंजेस करते जा रहे हैं, अभी अपने आप में आप छोटे छोटे चेंजेस करते जा रहे हैं, तो आप एक समय पे देखेंगे कि वही छोटे छोटे चेंजेस क्या हो जाएंगे कि आप में एक बड़ा बदलाव ला देंगे जिसकी आप कभी कल्पना ही नहीं किए थे। आप सोच रहे होंगे कि ये बदलाव हम कैसे लाएं, लेकिन उसके लिए आप छोटा छोटा स्टेप केवल उठाते जाते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे वो बदलाव आना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और आप जिसको बदलना चाहते हैं, जिस कमी को आप अपने अंदर से दूर करना चाहते हैं, वो कमी भी दूर हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। जिस प्रकार से आपने कौवे के प्यासे कौवे वाली कहानी को आपने क्या किया होगा, सुना होगा कि जैसे उसको प्यास लगा होता है, घड़े में पानी क्या होता है, कम होता है, वो छोटे छोटे कंकड़ डालता जाता है, पानी ऊपर आता है, पानी पीता है और कौवा प्यास बुझाकर अपना उड़ जाता है। उसी प्रकार से आप भी छोटे छोटे बदलाव करके एक बड़े बदलाव को अपने अंदर ला सकते हैं और ये जो छोटा बदलाव होगा, जो बड़े बदलाव का रूप लेगा, तो आपको आपकी कामयाबी तक और आपकी कामयाबी के पास में लेकर जाएगा। तो आइए आते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा किया हुआ है कि लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले 10 सालों में किस साल में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी हम लोगों ने चर्चा की हुई है। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, कितने पूछे गए हैं इस चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, परीक्षा में, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें 2015 की, 2015 में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 1 पूछा गया है, 2016 में इससे 1 पूछा गया है, 2017 में भी 1 पूछा गया, 2018 में 1 भी नहीं, 2019 में 1, 2020 में 1 भी नहीं, 2021 में आप देखेंगे 1 भी क्वेश्चन नहीं, 2022 में भी देखेंगे 1 भी क्वेश्चन नहीं, 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में 1 भी क्वेश्चन नहीं, 2025 में इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन यहां से पूछा गया है आपके इस चैप्टर वाले से, इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। और बाकी अगर देखा जाए कि यहां पे क्वेश्चनों की संख्या कि जैसे मैक्सिमम कितना पूछ सकता है या मिनिमम कितना पूछ सकता है, तो 1 क्वेश्चन आपको यहां से तैयार करके जाना है, हो सकता है वो पूछ सकता है। हम आपको आगे आने वाले वीडियो में या इसी वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है जिसको पूछ सकता है आपको, तो वो आपको एकदम प्रॉपर अच्छे प्रकार से क्या करके जाना है, तैयारी करके उसकी जानी है। जैसे आते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे कि पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है वो जो बिहार बोर्ड पूछा हुआ है इस चैप्टर से। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। या फिर जैसे इसी क्वेश्चन को अगर पूछ सकता है कि जननांकीय संक्रमण से आप क्या समझते हैं, उसकी 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए, उसके बारे में बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि जननांकीय संक्रमण क्या होगा कि एक अवस्था से जब हम दूसरे अवस्था में बदल रहे होते हैं तो उसी को हम जननांकीय संक्रमण के नाम से जानते हैं। जैसे पहले हम ग्रामीण हुआ करते थे, अब हम क्या हो चुके हैं, नगरीय हो चुके हैं, यानी एक अवस्था से हम दूसरे अवस्था में बदल चुके हैं। पहले हम खेतिहर हुआ करते थे, अब हम औद्योगिकरण की तरफ ध्यान दे रहे हैं, यानी एक अवस्था से हम दूसरी अवस्था में क्या हो चुके हैं, तब्दील हो चुके हैं। पहले हम क्या हुआ करते थे कि हमारे यहाँ
अशिक्षा बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अशिक्षित लोग बहुत ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन अब शिक्षित वर्ग क्या हो रहा है, शिक्षित वर्ग की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा जननांकीय संक्रमण होता है। और यही यहां पे पूछा जा रहा है कि जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ये जो जननांकीय संक्रमण होता है यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ये जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। 3 स्टेप में क्या होता है कि होता है। जैसे अगर हम मॉडल आंसर में देखें तो यहां पर मॉडल आंसर में हमने बहुत अच्छे प्रकार से उन तीनों अवस्थाओं के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन का अगर मॉडल आंसर लिखेंगे तो आप पहले अपने क्या कर सकते हैं, एक लाइन ये लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब भी अगर पूछे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, तीनों अवस्थाओं के बारे में पूछे, तो आपको ये लाइन बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जो कि निम्नलिखित है। ऐसा आपको क्या करना है कि पहले वाले लाइन में यहां पे लिखना है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या सर जननांकीय संक्रमण कि तीनों अवस्थाओं की विवेचना करने के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे जननांकीय संक्रमण को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। तो वो आपको परिभाषित करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कि जननांकीय संक्रमण किसे कहा जाता है। अगर आपके पास समय बचेगा एग्जाम में तो आप उसको परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर पूछ रहा है तो ऐसे आपको वहां पे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ तीनों अवस्थाओं के बारे में बताना है और इसमें एक ग्राफ बनाया जाता है। उस ग्राफ को आपको यहाँ पर क्या करना है, बना देना। अगर अब जैसे ही आप उस ग्राफ के माध्यम से इन तीनों अवस्थाओं को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो आपको 5 नंबर प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन है आपका VVI क्वेश्चन की तरह हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से करके आप लोग जाइएगा। जैसे देखिए प्रथम अवस्था में क्या होता है कि प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। यहीं से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, यहीं से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि जननांकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था में से निम्नलिखित में से क्या होता है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि किन अवस्था में क्या क्या होता है। किस अवस्था में जन्म दर हाई होता है, मृत्यु दर हाई होता है, किस अवस्था में जन्म दर हाई होता है और मृत्यु दर निम्न होता है, किस अवस्था में दोनों निम्न होते हैं, ये आपको याद कर लेना है। क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या कर सकता है, एक बन सकता है जो कि पूछ देगा एग्जाम में, और पूछा भी हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है और इस अवस्था में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न मिलती है तथा बड़े परिवार की परिसंपत्ति वरीयता प्रदान करती है। यानी कि यहां पर क्या होता है, प्रथम अवस्था में जितने सारे आपको जनसंख्या दिखाई देगी वो सब प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी हुई रहती है, कृषि कार्यों पर ध्यान देती है। और ग्रामीण जनसंख्या यहां पर क्या होती है, प्रथम अवस्था में ज्यादातर पाई जाती है और यहां पर लोग परिवार को ही संपत्ति मानते हैं। यानी बड़ी परिवार, जितना ज्यादा हमारे घर में बेटे उतने ज्यादा, हमारे बिहार में कहावत है कि जितना ज्यादा हमारे घर में बेटे हैं उतनी ज्यादा हमारे घर में लाठियां होती हैं, और वो उतना ही घर मजबूत होता है। लेकिन आजकल अगर देखें, आज का परिदृश्य अगर देखें तो यहां पर न्यूक्लियर फैमिली पर ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, बड़े परिवारों पर उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस अवस्था की बात करें प्रथम अवस्था में, तो लोग बड़े परिवार को ही अपना संपत्ति माना करते थे। आगे इसमें हमने बताया कि इसी कारण इस अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च प्रजननशीलता मिलती है। यानी कि हमें क्या चाहिए, बच्चा यानी लड़का चाहिए ही चाहिए, लड़का चाहिए ही चाहिए। चाहे उसके लिए 8 घर में लड़कियां हो गई हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लड़का चाहिए। और जब इस प्रकार से लोग पहले सोच हुआ करती थी पहले के लोगों की, तो इसलिए इसी कारण की वजह से जो जन्म दर हुआ करता था वो बहुत ज्यादा ऊंच हुआ करता था। किसी किसी का आप ही अपने इर्द गिर्द में देखे होंगे कि किसी किसी का 8 लड़कियां हो गई, 6 लड़कियां हो गई, पहले के जमाने में 6 लड़कियां हो गई, 5 लड़कियां हो गई, और तब उनका एक लड़का हुआ है। यानी लोग पहले ऐसे ही विश्वास किया करते थे, ऐसे ही लोगों की सोच हुआ करती थी। तो उस समय जब ऐसा सोच हुआ करता था तो जन्म दर क्या हुआ करता था, हाई हुआ करता था। दूसरी और इस अवस्था में अधिकांश लोग निरक्षर होते थे। आप ही समझ सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि जब ये लोग ऐसा सोच रहे हैं यानी कि ये निरक्षरता को दर्शा रहा है। यानी हमारे घर में जितना ज्यादा संख्या होगी
उतनी ज्यादा हमारी बड़ी संपत्ति होगी। लेकिन पहले लोग प्लानिंग नहीं किया करते थे, फैमिली प्लानिंग नहीं किया करते थे। फैमिली प्लानिंग न होने की वजह से एक बच्चा अच्छा जीवन जी लेता था और दूसरा बच्चा जो हुआ करता था वो अच्छा जीवन नहीं जी पाता था। आज भी आप देख सकते हैं जिन घरों में 4-5 बच्चे होते हैं और उन घरों की आर्थिक स्थिति बेटर नहीं होती है, तो एक बच्चा का पढ़ाई वगैरह सब चीज अच्छा हो जाता है और दूसरे जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई या कुछ भी कह लीजिए उन पे खर्चा होता है तो अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम बिना प्लानिंग किए हुए हम केवल और केवल जन्म दर को बढ़ा रहे होते हैं, जो कि प्रथम अवस्था में देखने को मिलता है। और यहां पर प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर होता है, यानी टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग कृषि पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही साथ महामारियों तथा भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उच्च मृत्यु दरें मिलती हैं तथा जीवन प्रत्याशा भी क्या होता है, कम होता है। यानी ऑन एन एवरेज जो जीने की एज होता है वो भी कम होता है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोगों ने डेवलप्ड नहीं किया हुआ है, विकास नहीं किया हुआ है, तो महामारियां फैल रही हैं, तो उनके दवाएं हमारे पास नहीं है, जिनकी वजह से इस अवस्था में लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। तो कहने का मतलब है कि जो प्रथम अवस्था है ये उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर लोग ग्रामीण हुआ करते थे, यहाँ पर लोग खेतीहर हुआ करते थे, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, और यहाँ पर महामारी या कोई भी अगर रोग आ जाता था तो लोगों की यहां पर मृत्यु हो जाती थी, जिसकी वजह से मृत्यु दर बहुत ज्यादा क्या हुआ करता था, इस अवस्था में हाई हुआ करता था। और आपको यहां पर ये सारी बातें क्या करनी है, याद करनी, और यही सभी बातें क्या करनी है, आपको यहां पर मेंशन करना है आंसर में। जब दूसरी अवस्था आप लिखिएगा तो दूसरी अवस्था को भी आप मेंशन कीजिएगा कि इस अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता या जन्म दर उच्च रहती है, लेकिन समय के साथ में उन्हीं धीमी गति से गिरावट शुरू हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं का स्वच्छता दशाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में जन्म दर की तुलना में अधिक तेजी से गिरावट अनुभव की जाती है, जिसके कारण इस अवस्था में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होती है। और यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, तो दूसरी अवस्था में होते, क्योंकि अब वहां पर हम लोग डेवलपमेंट का कार्य करने पे ध्यान दे दिए हैं, यानी विकास का कार्य हम वहां पे कर रहे हैं, नई नई चीजों का हम लोग क्या कर रहे हैं, इजाद करते जा रहे हैं। और यहां पर अगर कोई भी रोग हो रहा है तो हम लोगों ने हेल्थ सेक्टर को सुधारने पर ध्यान दिया हुआ है, हम लोगों ने अपने स्वच्छता पर ध्यान दिया है। अब ये सब चीजें जब होना स्टार्ट हो जाती है तो जन्म दर यहां पर क्या होता है कि बढ़ता है, शुरू में बढ़ता है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, स्थिर आपको दिखाई देता है। और ये सब जैसे हेल्थ सेक्टर में सुधार होती है तो वैसे ही जब मृत्यु दर जो होता है, मृत्यु दर जो होता है वो क्या होता है, तीव्र गति से नीचे गिरने लगता है। यहाँ पे जन्म दर स्थिर आपको पाया जाएगा, यानी शुरुआत में धीमी गति से बढ़ रहा है और मृत्यु दर तीव्र गति से गिर रहा है। क्यों गिर रहा है इस अवस्था में, क्योंकि यहां पर हम लोग स्वास्थ्य पर और स्वच्छता पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको दूसरी अवस्था में ये आपको मेंशन करना है। तीसरी अवस्था में, इस अवस्था में जन्म दरें तथा मृत्यु दरें दोनों तीव्र गिरावट आ जाती है, जिससे जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या उनमें मंद गति से वृद्धि होती है। अधिकांश जनसंख्या शिक्षित होने के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है तथा उनके तकनीकी ज्ञान का स्तर क्या होता है, उच्च होता है। यहां पर फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि जननांकीय संक्रमण के किस अवस्था में जनसंख्या स्थिर हो जाती है, किस अवस्था में जनसंख्या स्थिर हो जाती है, या उनमें मंद मंद गति से जनसंख्या तीव्र गति से मंद मंद गति से बढ़ रही होती है, तीव्र गति से नहीं बढ़ती है, किस अवस्था में। साथ ही साथ यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में, जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में लोग ग्रामीण से नगरीय और खेतिहर से औद्योगिक और अशिक्षित से शिक्षित पाए जाते हैं। तो जननांकीय संक्रमण की जो तीसरी अवस्था आती है और तीसरी अवस्था होती है तो उनमें ये सभी बदलाव देखने को मिलते हैं। आपको ये बातें याद रखनी है और आपको ये बातें समझ लेनी है अच्छे प्रकार से। और आपको यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में इसी प्रकार से तीनों अवस्थाओं के बारे में बता देना है, मेंशन कर देना है। जैसे ही आप इन तीनों अवस्थाओं के बारे में अच्छे प्रकार से इन सभी बातों को लिख देते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आपको 150 शब्दों या आप लिख सकते हैं तो 200 शब्दों में आप उसकी क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं।
कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन का जो आंसर होता है इनसे ऊपर जा सकता है। तो जब लगेगा आपको एग्जाम में कि ये जो क्वेश्चन है इसका हमें आंसर पता है लेकिन लिखेंगे तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए बचाकर रखिएगा और लास्ट में आप जितने क्वेश्चन जानते हैं उन क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, उन प्रश्नों का आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आंसर उसका होगा उसको आप मेंशन कर दीजिएगा, वहां पे उसका आंसर आप लिख दीजिएगा। अब जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा भी गया है तो ये कब पूछा गया है, 2014 में, 17 में, 19 में और 23 में, और आगे हो सकता है कि ये 2026 में भी क्वेश्चन क्या कर दे, पूछ दे। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या होता है, आता है। तो इसलिए आपको इन तीनों अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए और जननांकीय संक्रमण किसे कहा जाता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे देखिए आप इन तीनों अवस्थाओं को मेंशन करने के बाद ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है इस ग्राफ को भी क्या कर सकते हैं, अगर मेंशन कर देते हैं तो आपको 5 नंबर प्राप्त करने से 5 नंबर प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपको 5 नंबर मिलके ही रहेगा। आपको बिहार बोर्ड में जो एग्जामिनर होगा 5 नंबर देने से बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं अगर आप इस ग्राफ को भी अच्छे प्रकार से मेंशन कर देते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, एक तरफ से हमने क्या किया कि यहां मृत्यु दर को दर्शाया, यहां आप इस तरीके से देखेंगे आप समय को दर्शाया गया, ठीक है। अब यहां पर जो एक प्रथम अवस्था में देखा गया, यहां पे ये द्वितीय अवस्था के बारे में बताई गई है कि यहां पे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। यहां पर फिर से जनसंख्या क्या हो चुकी है कि यहां पे उतार चढ़ाव जनसंख्या में देखने को मिल रहा है, यानी कि धीमी गति से क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। और यहां पर प्रौद्योगिकी वगैरह सब चीजों का हम लोगों ने स्वास्थ्य पर, स्वच्छता पर ध्यान देना तीसरी अवस्था में स्टार्ट कर दिया है। तो आपको ये ग्राफ एज इट इज क्या कर देना है, बना देना है और मेंशन कर देना है जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। चाहे आप टेस्ट में कहीं पे भी, आप टेस्ट में भी अपीयर हो रहे हैं, टेस्ट में भी अगर अपीयर हो रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं तो आप ग्राफ को वहां पे बनाने की कोशिश कीजिए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरे से ये ग्राफ नहीं बन सकता, आप उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट में आप उसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। यहां पर एग्जाम से पहले आप जितनी बार प्रैक्टिस कीजिएगा उसको बनाने को, तो जैसे ही आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कम समय में आप उसका ग्राफ के साथ में इसके आंसर को मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आते हैं इसके हम नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे यहां पर वो सारी चीजें हमने यहां पर इंग्लिश में मेंशन किया है, और इंग्लिश वाले भी ध्यान दें कि उस ग्राफ को आपके जो किताब में एनसीईआरटी के किताब में दिया गया है तो आपको वहां पर उसको मेंशन करना है। ग्राफ बनाना सीख जाना है कि आपको भी ग्राफ वहां पर मेंशन कर सके, आप भी ग्राफ वहां पर बना सके। आइए आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा है, 2016 में भी पूछा है, 2017 में पूछा है। यानी कि जनसंख्या हमारी कैसे कैसे बढ़ रही है, कब कैसी जनसंख्या बढ़ी हुई है, कहां से कैसे जनसंख्या बढ़ी हुई है, इसके बारे में यहां पर मेंशन करने की बात की गई है। जैसे आप अगर इसका मेंशन जैसे ही कीजिएगा, जैसे आप इसको मेंशन कीजिएगा तो आप क्लास 11th का हिस्ट्री इतिहास पढ़े होंगे, उसमें चैप्टर नंबर 1 पढ़े होंगे कि जैसे ही हिमयुग का अंत होता है, जैसे ही आइस एज जो होता है उसका अंत होता है, तो अब धीरे धीरे लोग पशुपालन करना और कृषि करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही कृषि और पशुपालन करना स्टार्ट करते हैं तो वहां से हमारी जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि होना, हमारी जनसंख्या में क्या होता है देखने को मिलता है, जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि होने लगती है। उसी के बारे में यहां से आपको क्या करना है कि शुरुआत लाइन जो है ऊपर में आपको यहीं पर यही सारी चीजें लिखनी है कि जनसंख्या कब से हमारी तीव्र गति से बढ़ना, जनसंख्या में कब से वृद्धि देखने को मिलता है, आपको ऊपर वाले लाइन में यह मेंशन करना है। जैसे हमने मेंशन किया कि आज से लगभग 15,000 पूर्व एवं अंतिम हिमयुग की समाप्ति हुई तथा नवपाषाण युग का प्रारंभ हुआ। आज से लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व मानव ने भूपटल पर कृषि करना तथा पशुओं को पालने का कार्य प्रारंभ किया तथा यहीं से भूपटल पर मानव की जनसंख्या वृद्धि का इतिहास प्रारंभ होता है। भूपटल पर मानव की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास की विवेचना निम्नलिखित 6 कालों के अंतर्गत की जा सकती है। यानी हमने ऊपर वाले आपको 2 लाइन में ये बताया और 2 लाइन में आपको भी यही मेंशन करना है कि हमारी जो जनसंख्या है
कहां से पहली बार वृद्धि होना स्टार्ट होती है, कैसे जनसंख्या में वृद्धि क्या होता है दिखाई देता है। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे भी आपको ये मेंशन किया गया होगा, और या क्लास 11th का आप इतिहास पढ़े होंगे तो उनसे भी आपको याद आ रहा होगा कि जैसे ही हिमयुग की समाप्ति होती है, अब जनसंख्या धीरे धीरे कृषि कार्यों पर और साथ ही साथ पशुपालन पर ध्यान देना स्टार्ट करती है, और उससे हमारी जनसंख्या क्या होती जाती है, वहीं से हमारी वृद्धि होना स्टार्ट होती है। यानी आज से लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व ये सब घटनाएं घट रही हैं। यानी उस एज को हम लोग, उस युग को नवपाषाण युग के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। नवपाषाण युग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको यही 2 लाइन क्या करना है, शुरुआत में क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करना है। आगे आपको अब वो कौन कौन से छह कौन कौन से स्टेप हैं जिनके माध्यम से आपको क्या करना है कि कब कब जनसंख्या कितनी हुई है, इसके बारे में यहां पर मेंशन करना है। जैसे आप अगर देखेंगे कि वर्तमान से 10,000 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान से 10,000 वर्ष पूर्व विश्व की जनसंख्या केवल 50 लाख थी। इस समय तक कृषि का विकास एवं विस्तार का सूत्रपात हो चुका था। यानी कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व हमारी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ केवल 50 लाख थी, और यहां पर लोग कृषि का विस्तार कर चुके थे, कृषि का कार्य करना स्टार्ट कर चुके थे, यानी कृषि में लोग संलग्न हो चुके थे। आगे जो दूसरा होता है ईसा मसीह के जन्म के समय, तो ईसा मसीह के जन्म के समय तक अर्थात लगभग 8000 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 25 करोड़ तक हो गई। यानी देखिए ईसा मसीह के जन्म 8 वर्षों में, कहां 8 वर्षों में ही हमारी जनसंख्या कितनी हो गई, 25 करोड़ वर्ष हो गई। उच्च मृत्यु दर तथा उच्च जन्म दर के चलते विश्व जनसंख्या में अति मंद गति से वृद्धि हुआ। यहाँ पे आप पहली अवस्था, जननांकीय संक्रमण की पहली अवस्था को याद कर सकते हैं, प्रथम अवस्था को याद कर सकते हैं कि जब प्रथम अवस्था चल रहा होता है तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है, तो जनसंख्या तीव्र गति से नहीं बढ़ती है, मंद गति से जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलता है। यहां पर अगर हम बात करें तीसरे में कि ईसा मसीह के जन्म से वर्ष 1650 तक की अवधि, ईसा के जन्म से लेकर वर्ष 1650 तक के विश्व की जनसंख्या 25 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ हो गई। अर्थात लगभग 1650 वर्षों की अवधि में विश्व जनसंख्या दोगुनी वृद्धि अनुभव की गई। यानी देखिए आप कितना कम समय लग रहा है, अभी भी यहाँ उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर ही दिखाई दे रहा है कि हमारी जनसंख्या को दुगुनी होने में लगभग 1650 वर्ष लग गए हैं, लगभग 1650 वर्ष लग गए हैं। और आगे 1650 से 1930 की अवधि में यह अवधि यूरोपीय खोज, उपनिवेशवाद और बसाव का युग कहलाती है, जिसमें वर्ष 1750 के आसपास यूरोप में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ और वर्ष 1750 में विश्व की जनसंख्या 70 करोड़ थी, जो वर्ष 1850 में बढ़कर 100 करोड़ तथा वर्ष 1930 में तेजी से बढ़कर 200 करोड़ हो गई। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व जनसंख्या में विस्फोटक स्थिति प्रारंभ हो गई, विश्व जनसंख्या में विस्फोटक स्थिति प्रारंभ हो गई। यानी जनसंख्या एकदम तीव्र गति से यहां पे बढ़ रही है। यानी आप याद कर सकते हैं जनसंख्या संक्रमण के दूसरे अवस्था, यानी कि अब धीरे धीरे हम औद्योगिक विकास कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजियों पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो इस अवधि में यानी 1650 से लेकर 1930 की अवधि में हम नए नए चीजों का खोज करते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे स्वास्थ्य पर काम करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्वच्छता पर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमारी जनसंख्या तीव्र गति से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहां पर आपको यह मेंशन करना है। आगे 5वें में वर्ष 1930 से लेकर 1975 तक की जो अवधि होती है, वर्ष 1930 के बाद महामारियों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि जन्म दर बहुत धीमी गति से कम हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व जनसंख्या में त्वरित वृद्धि का दौर प्रारंभ हुआ और वर्ष 1930 से 1975 तक के 45 वर्षों में विश्व जनसंख्या 200 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ हो गई। आप यहां पर देख सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के समय से लेकर और ये ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से 1650 तक की अवधि में, यानी 1650 वर्ष लग गए थे जनसंख्या को दुगुना होने में। लेकिन जैसे ही हमने नई नई चीजों का विकास किया और जैसे ही हम लोगों ने स्वास्थ्य पर काम करना स्टार्ट किया और जो भी महामारियां फैल रही थी उन महामारियों को समाप्त करने का काम किया, वैसे ही हमारी जन्म दर तो कम रही, लेकिन मृत्यु दर हमारा तीव्र गति से क्या होता गया, गिरता गया, जिसमें जनसंख्या 200 करोड़ से
400 करोड़ होने में बिल्कुल भी उसे समय नहीं लगा। और पांचवी जो अवस्था यानी छठी जो है कि वर्ष 1975 से 2018 तक की अवधि विश्व जनसंख्या में वर्ष 1975 से 2018 की अवधि में लगभग 350 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि होकर विश्व की जनसंख्या 762 करोड़ तक पहुंच गई है। आप यहां पर इसको वर्तमान तक भी लेकर जा सकते हैं और वर्तमान तक भी यहां पर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। हमने जो आपके किताब में दिया गया था उस किताब को ही यहां पर क्या किया, मेंशन किया। आप यहां पर वर्तमान में भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारी जनसंख्या लगभग 800 करोड़ से भी क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। यहां पे आप इस बात को भी यहां पर मेंशन कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से क्या करना है, लिखना है, और उसका मॉडल आंसर हमने आपको दिखा दिया। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2015, 2016 और 2017 में, देखिए ज्यादातर ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, लेकिन जननांकीय संक्रमण की जो अवस्था वाला क्वेश्चन है तो वो हो सकता है कि रिपीटेड हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का कम चांस होता है, लेकिन फिर भी आपको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका आंसर प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे और बहुत बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में जैसे ही आता है तो हम उसको वहां पर क्या कर सकें, लिख सकें। अब इसमें भी एक ग्राफ के माध्यम से अगर समझते हैं तो यहां पर उस जनसंख्या वृद्धि के ग्राफ को समझाया गया, यानी जो हमने क्या किया है कि लिखा है शब्दों में, उसी को हमने यहां पर, जैसे आप ये किताब में भी ग्राफ देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के बुक में ये ग्राफ मेंशन किया गया है कि जैसे जैसे हमने तेजी से, जैसे जैसे हम लोग औद्योगिक काल में जैसे पहुंचते हैं, नए नए यूरोपीय खोज होना स्टार्ट होता है, नई बसावट होना स्टार्ट होती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह तक बसना स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे जैसे हम लोग परिवहन, साफ सफाई, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और कंप्यूटर और प्रौद्योगिक क्रांति की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे जनसंख्या तीव्र गति से हमारी क्या कर रही है, विश्व की जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है। तो आप यहां पर ये ग्राफ के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं कि आप अपने आंसर को समझा सकते हैं, आप अपने आंसर को समझा सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, इसी को यहां पर हमने क्या किया है, इंग्लिश में मेंशन किया है। तो जो इंग्लिश वाले हैं इस वीडियो को पॉज करके यहां पर देख सकते हैं कि इंग्लिश में उसका कैसे आंसर हम लिख सकते हैं। जो हिंदी वालों को समझाए वही इंग्लिश वाले भी मेंशन कर सकते हैं। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2025 में जब ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो कम चांस है कि ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, आप इतना याद रखिएगा। लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है। आपको ये नहीं करना है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कम चांस बन रहा है तब ये क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, चांस हमें लेना नहीं है, रिस्क हमें नहीं लेना है। हमें क्या करना है कि अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, हो सकता है अगर पूछ देगा तो हम मेंशन भी कर देंगे, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं है, हमारा नॉलेज ही इनहेंस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि विश्व की जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कार्यों की व्याख्या कीजिए। आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, वहां पर ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 भौगोलिक कारकों या 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। वही यहां पर भौगोलिक कारक, यहां पर आपको यह नहीं पूछा है कि 3 या 4 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए, बस यहां पर सिर्फ आपको यह बोल दिया है कि भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। जैसे देखिए, जब भी आप क्वेश्चन देखिएगा तब व्याख्या, विवेचना, उल्लेख, अगर इस प्रकार के अगर शब्द आ रहे हैं तो आपको याद रखना है कि वो 5 नंबर के क्वेश्चन है और उन्हें हमें 5 नंबर की ही तरह लिखने हैं, 2 नंबर की तरह हमें क्या करने हैं, नहीं लिखने हैं। और 5 नंबर में जब भी हमें मेंशन करना है तो मिनिमम हमें 150 शब्दों से लेकर 200 शब्दों में अपने आंसर को लिखना है। मिनिमम हमें 150 शब्दों से 200 शब्दों में, मैक्सिमम 200 शब्दों तक हम जा सकते हैं, उतना हम लिख सकते हैं। और अगर समय आपको है आपके पास एग्जाम में और आप थोड़ा और जानते हैं तो उसमें व्याख्या कर सकते हैं। या जैसे आप देख सकते हैं इसके मॉडल आंसर, आप जानते भी हैं कि भौगोलिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं जनसंख्या वितरण को। जनसंख्या वहीं पर निवास करती है जहां पे जल की उपलब्धता होती है, जहां की भू आकृति बहुत ज्यादा अच्छी होती है, समतल यानी समतल मैदानी भागों में जनसंख्या निवास करना चाहती है, जहां की मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है, वहीं पे जनसंख्या निवास करना चाहती है, जहां की जलवायु बहुत ज्यादा क्या होती है, बेटर होती है, ना ज्यादा वहां पे ठंडा पड़ता है ना ज्यादा वहां गर्मी होती है, तो ही वहां पे जनसंख्या निवास करती है। और इन्हीं 4 कारकों को आपको क्या करना है, यहां पर मेंशन करना है, 4 कारकों के बारे में यहां पर बताना है, जिसको हमने यहां पर मॉडल आंसर में मेंशन किया हुआ है। जैसे आप
ये लाइन आप लिख सकते हैं कि विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आप जहां पे भी प्रश्न ये देखते होंगे तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक लिखते होंगे, घनत्व नहीं। आप हमेशा देखिएगा जहां की घनत्व ज्यादा होगी तो जनसंख्या वहां पे ज्यादा निवास करती है, यानी जब घनत्व ज्यादा है तो जनसंख्या वितरण भी ज्यादा है, यानी कि वहां पर ये कारक क्या कर रहे हैं, एक्टिव है, ये कारक कार्य कर रहे हैं, इसलिए वहां पे जनसंख्या हमको ज्यादा दिखाई दे रही है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको। अब जैसे यहां पे लिख सकते हैं पहले तो एक लाइन यहां से हम शुरुआत करेंगे। हमेशा जैसे ही ये क्वेश्चन पूछेगा या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए या कारकों का व्याख्या कीजिए या उल्लेख कीजिए, जब भी पूछे तो आपको लिखना है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, और तीनों कारकों को आपको विवेचना कर देना वहां पे, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इन तीनों कारकों के बारे में वहां पर बता देना है। आप यहां पे ये लिख सकते हैं जल की उपलब्धता, यानी जल की उपलब्धता मानवीय जीवन को विविध कार्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि विश्व की नदी घाटियां जहां जल की पर्याप्त उपलब्धता मिलती है विश्व के सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्र हैं, यानी जो नदी बेसिन है वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। यहां पर आप एग्जाम्पल भी एक क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहां निवास कर रही है, नदी बेसिन में ही आपको दिखाई दे रही है। या फिर आप यहां पर लिख सकते हैं गंगा नदी का मैदानी भाग, आप यहां पर यह भी मेंशन कर सकते हैं, यानी किसी नदी के मैदानी भाग को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि देखिए इस जो नदी का मैदानी भाग में यहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा क्या होती है, पाई जाती है। दूसरा भू आकृति, यानी विश्व के समतल मैदानी भाग सामान्यतः सघन बसे मिलते हैं, जबकि यह क्षेत्र कृषि फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण तथा उद्योगों के स्थापना के लिए अनुकूल दशाएं रखते हैं, जबकि पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र इस दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं। यानी हमने ये पिछले वाले वीडियो में भी जब भी इसकी हम व्याख्या कर रहे थे उस समय हमने यहां पर बताया था कि भू आकृतियां, यानी जहां पे हम अगर पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं या फिर हम किसी ढाल वाले क्षेत्र पर अगर हम रह रहे हैं तो वहां पे डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर सकते, वहां पे कृषि का कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई भी कार्य करने में हमें बहुत ज्यादा क्या होगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर हम समतल मैदानी भाग में रह रहे हैं तो कृषि का भी कार्य कर सकते हैं, डेवलपमेंट का भी कार्य कर सकते हैं, सड़क निर्माण भी कर सकते हैं, वहां पे रेलवे लाइन भी जा सकते हैं, एयरपोर्ट भी हम वहां पर बना सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का भी हम निर्माण कर सकते हैं, वहां पे कंपनी भी हम लगा सकते हैं। लेकिन यही ढाल वाले क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में ये सब चीजें क्या होती है, नहीं दिखाई देती है। तो दूसरा जो कारक है यहाँ पे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भू आकृति। और तीसरा जलवायु, न हम ज्यादा ठंडे प्रदेशों में रहना पसंद करते हैं, न हम ज्यादा गर्म प्रदेश में रहना पसंद करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं अफ्रीका का सहारा डेजर्ट, वहां पे भी जनसंख्या ज्यादा निवास नहीं करती है, या फिर ध्रुवीय प्रदेशों में चले जाते हैं वहां पे भी जनसंख्या ज्यादा निवास नहीं करती है। ये बातें आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा कि मृदुल जलवायु दशाएं रखने वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं सघन रूप से बसे क्या होते हैं, मिलते हैं, जबकि अधिक ठंडे, अधिक गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र, अधिक वर्षा या विषम जलवायु रखने वाले क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या मिलती है। यानी जहां पे ज्यादा वर्षा होता है, जहां ज्यादा ठंडा पड़ती है या ज्यादा जहां गर्म क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास नहीं करती है। आप यहां पर इसका एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे अफ्रीका का सहारा डेजर्ट या ध्रुवीय प्रदेश, इस प्रकार से। या भारत का, तो ये क्वेश्चन भारत से रिलेटेड नहीं है, विश्व से रिलेटेड है, तो विश्व का ही आप एग्जाम्पल दीजिएगा तो यहां पर बेटर रहेगा। अब जो चौथा है मृदाएं, यानी कृषि की दृष्टि से उपजाऊ मिट्टियों वाले क्षेत्र अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, जबकि कम उपजाऊ मिट्टी रखने वाले क्षेत्रों में विरल जनसंख्या मिलती है। यानी जहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, जहां की मिट्टी बंजर होती है वहां पर कोई भी निवास करना नहीं चाहेगा। वहां पे हम घर बना सकते हैं, लेकिन निवास करेगा तो केवल घर बनाना और घर बनाकर रह जाना, उसके लिए वो तो पर्याप्त नहीं है। वो चाहेगा कि हम यहाँ पर रह रहे तो यहाँ पे कृषि के भी कार्य कर सके, तो वो कार्य वहां पर वो नहीं कर सकता है। जैसे आप गंगा का मैदानी भागों का बात कर लीजिए, या आप जलोढ़ मृदा की बात कर लीजिए, या खादर बांगर, ये सब जो उपजाऊ मृदा है इनकी आप बात कर लीजिए, तो यहीं पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। आपको यही क्या करने हैं कि इन्हीं 4 भौगोलिक कारकों को आपको यहां पर मेंशन करना है। अगर क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले
कारक कौन से हैं उनकी व्याख्या करें, तो आपको वहां पे भौगोलिक कारक की भी व्याख्या करनी है। ध्यान रखना है, भौगोलिक कारक की भी व्याख्या करनी है, वहां पे आपको सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक की भी व्याख्या करनी है, और वहां पे आपको आर्थिक कारकों का भी उल्लेख करना है, यानी उनकी भी व्याख्या करनी है, तभी जाकर आपका आंसर कंप्लीट होगा। वो भी 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है। और ये 2025 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका रिपीट होने का चांस क्या है, कम होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड एक्ट देखा जाता है कि जो पिछले साल का क्वेश्चन पूछता है वो ज़्यादा रिपीट नहीं करता है, उसके पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही रिपीट होता है। लेकिन कभी कभी ये देखने को मिला है कि 2025 में भी पूछ दिया है और वही 2026 में, मतलब पिछले वाले भी साल में पूछा है, उसके नेक्स्ट ईयर में भी वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, तो कभी ये देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको ये क्या रखना है, याद रखना है। अब उसके यहाँ पर इसके जैसे नेक्स्ट पेज पे हम उसी को यहाँ पर इंग्लिश में भी मेंशन किए हैं, तो जो भी इंग्लिश के भाई बहन होंगे वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि इसका मॉडल आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। यही सब जो क्वेश्चन है अभी तक इस चैप्टर से क्या किए गए हैं कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। इस चैप्टर से आपके पार्ट 1 का जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है उससे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन अभी तक मात्र यही 3 क्वेश्चन क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो हमने यहाँ पर उन क्वेश्चन को भी, उन प्रश्नों को भी बताया, और साथ ही साथ किस साल में पूछे गए हैं इसकी भी यहाँ पर चर्चा की। साथ ही साथ उनके मॉडल आंसर क्या हो सकते हैं और क्या लिख सकते हैं उनकी भी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की। और अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अंत तक वीडियो आपने देखा होगा, तो आपका एक तरीके से चैप्टर के ये जो टॉपिक है, जननांकीय संक्रमण की टॉपिक है, या फिर जनसंख्या के जो वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं ये टॉपिक है, या फिर भौगोलिक कारक वाला जो टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, तो ये जो टॉपिक होंगे आपके क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो गए होंगे। अभी तक आपने जो वीडियो देखा होगा, तो इससे पहले हम लोगों ने जो कल वाला वीडियो हमने अपलोड किया है, तो उसमें हमने सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन की चर्चा की हुई है, जो कि आपके इस चैप्टर से कितने लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पर उनकी चर्चाएं की गई हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके दिमाग में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है और किसी भी प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे।